हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छा है, मतलब मस्त होंगे क्योंकि आप लोग के कोर्स ओवर हो जाएंगे, हम करवाएंगे, बताएंगे। मैंने आपकी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर दी है, सामाजिक अध्ययन को लेकर चल रही हूँ और बाल विकास को भी लेकर चल रही हूँ साथ ही साथ, ताकि 50 नंबर वाले भी कवर रहे। हम ऑलमोस्ट बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। आपको बस डेली आना है टाइम पर। 2 क्लास आपकी चल रही है, शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे। मैथ की क्लासेस भी मैंने बहुत से पढ़ाई है। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे सब्जेक्ट को आराम से देखिए। कोई दिक्कत होती है तो पूछिए, अब वो बताएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही है तो 1-2 बार वीडियोस को देख लीजिए। अगर आप लेट में ज्वाइन कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधे आधे घंटे की क्लास हुई है, आप वहाँ से हर एक सब्जेक्ट को जाइए, वीडियोस में जाइए, अबाउट में खोलिए, प्लेलिस्ट पे जाइए। 8 सब्जेक्ट के पेपर आपको देने हैं, 8 की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, 2022 लिखा हुआ है। तो आप अपनी बैच को स्टार्ट करिए। देखिए, शुरू से स्टार्ट करेंगे तो रिवीजन कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो बच्चे मेरे साथ सितंबर से जुड़े हुए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2.5-3 महीने हो रहा है हमको टच में आए हुए, हम डेली क्लासेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अब जितना आप मेरे साथ 1 हफ्ते का पढ़ते हो उतना आप रिवीजन भी किया करो, अदरवाइज आप पीछे की चीज़ें भूल जाओगे। फिर जब मैं प्रश्न करवाऊंगी तो आप हमेशा फिर गलत चूज करेंगे, गलत बताएंगे। अभी मैंने प्रश्न की शुरुआत नहीं की है तो वो जब करवाऊंगी तो लगातार प्रश्न ही प्रश्न रहेंगे। इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि पुराने के भी रिवीजन करते जाइए। नया पढ़िए, पुराना हर हफ्ते का पढ़ा हुआ एक दिन बैठ के पूरा रिवीजन करिए, ताकि आपका पीछे का कोई सेक्शन छूटने ना पाए। आप आराम से हर चीज़ को समझेंगे, समझाऊंगी, बताऊंगी, करूंगी, जैसा कि पिछले कई महीनों से मैं करती आ रही हूँ। आइए फिर इसी के साथ आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। ये है आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। अगर आज आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके टेलीग्राम का मिलेगा। वहाँ पर सारी न्यूज़ अपडेट जितनी भी रहती है और पोल के क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे। आराम से सब कुछ हो जाएगा। और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मंदिर में आना है तो घंटी बजाना ही बजाना है। चलिए देखते हैं। तो सौरमंडल में आपको पढ़ा रही थी, सोलर सिस्टम में आपको पढ़ा रही थी, चांद तारों से आपकी मुलाकात में करवा रही थी। तो आइए बढ़ते हैं, अपनी मुलाकात को आगे करते हैं। मैंने आपको उस दिन की क्लास में क्या पढ़ाया था, सौरमंडल क्या होता है, पूरी बातें, ओवरऑल पूरी डिटेल बताई थी। जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देख लें, तभी हर जैसे चेन होती है ना, कि पीछे वाली चेन पे आप रहोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, तो वैसे आप उसको देखो, तभी सीक्वेंस में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सौर बताया था और ग्रह बताया था, फिर बुध बताया था, बुध के बाद शुक्र बताया था। आज मुझे आपको जो बताना है वो पृथ्वी के बारे में बताना है, ऑल डिटेल, जहाँ हम अर्थ पर रहते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर आज यहाँ पर जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है पृथ्वी, जिसको हम कहते हैं अर्थ। ये क्या है? सबसे पहले पॉइंट इनके बारे में बताया जा रहा है कि सौरमंडल का एकमात्र एक ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन है, जीवन है, लाइफ है, लिविंग थिंग्स है, और ग्रहों पे नहीं पाई जा रही है, जिसके लिए खोज की जा रही है कि अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आता है तो हम उस चीज़ से मतलब सोल्यूशन निकाल पाएँ। इसीलिए हर जगह साइंटिस्ट लोग इस चीज़ में प्रयास में रहते हैं कि हर प्लैनेट पे खोजने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर जीवन और पाया जा रहा है, कहाँ पर लोग सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर? तो पृथ्वी की जो सबसे अच्छी विशेषता है वो ये है कि ये एक ऐसा सिंगल प्लैनेट है जिस पे जीवन पाया जाता है, लाइफ पाई जाती है। दूसरी विशेषता की अगर हम बात कर लेते हैं तो सूर्य से दूरी पर ये तीसरे स्थान पर है। सूर्य से डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये 3rd प्लेस पे, इसको 3rd रैंक मिली, क्योंकि पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। तो ये कहाँ पर है? सूर्य से अगर यहाँ पर है तो ये तीसरे पायदान पर खड़ा है। ग्रहों के आकार और द्रव्यमान से यह 5 बहुत अच्छा है कि तीसरे पे है, नहीं तो इतनी ज़्यादा तपन होती, इतनी ज़्यादा तपन होती, कुछ कहने को नहीं। इसीलिए बुध बहुत गर्म होता है, क्योंकि सूर्य के सबसे बगल है। हम लोग तीसरे पायदान पे, अच्छा है कि हम लोग को 3rd रैंक मिली हुई है, और हम लोग नहीं तो बहुत गर्मी होती। तो ग्रहों के आकार और द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो ये 5वें स्थान पर है। अगर हम आकार के जितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों के अगर हम आकार को मिलाएं और 8 ग्रहों के द्रव्यमान को अगर हम कंपैरिजन करें तो इसको 5th रैंक मिली हुई है। तो थोड़ा सा ये रैंकों पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि रैंक से बहुविकल्पी प्रश्न बहुत बार बने हैं और हम भूल जाते हैं, और हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान नहीं देते। पीएनपी को जब फंसाना होता है हमें ना, तो पेपर का पैटर्न ही बदल देती है, आउट ऑफ सिलेबस कर देगी, या हमने जिस पे सोचे होंगे कि जैसे कभी टॉपिक होता है ना कि अरे यार नहीं आएगा, हम उसको नहीं पढ़ते और वही एग्जाम में आता है। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 3 पॉइंट हो गए।
नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। हमारा जो पृथ्वी है, जो हम जहाँ रहते हैं, एक प्रश्न बनता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी नीली क्यों है, इसका एक प्रश्न बनता है। तो उसका एक सीधा सा उदाहरण ये है कि पृथ्वी पे जल जो पाया जाता है, जो ये पानी, झरना, नदी, झील, नहर, तालाब, कुआं, झरना, जो कुछ भी ये पानी का है, सागर, महासागर, जो ये पाए जाते हैं, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर हवा, पानी, धूल, धक्कड़, बादल, बारिश, झर सब कुछ पाया जाता है। एटमॉस्फियर है, इसीलिए लिविंग है। तो ये एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, एक ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो नीला दिखाई देता है, तो वो पृथ्वी होती है। नीले इस वजह से क्योंकि इसमें पानी पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न 2015, 16, 17 हर 18 में भी पूछा गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो जल की प्रेजेंस होने के कारण, पानी पाए जाने के कारण इसको नीला कहा जाता है, क्योंकि ये अंतरिक्ष से जब देखोगे आप लोग तो ये आपको नीला नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखने को आ सकता है। शायद 2021 का जो पेपर हुआ तो उसमें लिखने को आया था। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के 71, 100% का पूरा मानक होता है सभी चीज़ों का, तो इसमें 71% तो पानी ही पानी है। पीने योग्य तो नहीं है, लेकिन पानी पानी है। और 29% जो शेष भाग बच रहा है वहाँ पर लैंड है, जहाँ पर ये जंगल बसे हुए हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, बिल्डिंग बनी है, मैन्युफैक्चर हुआ है हर चीज़ों का, ठीक है। और 71% है पूरा एकदम पानी ही पानी है, सब कुछ वहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, पानी पानी में मछलियाँ रहे, मछलियों का घर है, ठीक है, शार्क का घर है। लेकिन जो 29% शेष बचा हुआ है वहाँ पर हम जैसे जो जीव रहते हैं, जैसे आप जीव, मैं जीव, और कोई जीव, जानवर, पक्षी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी हैं, पेड़ पौधे, सब कुछ, ये 29% जो शेष भाग है वहाँ पर रहते हैं, और जंगल भी इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का जो टॉपिक चल रहा है मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है, क्योंकि प्रश्न बहुत बनता है, और कैसे कैसे इसके हर एक पॉइंट पे बन रहा है। एक भी पॉइंट मैंने नहीं बोला कि इससे नहीं बनेगा। चलिए आगे आइए, देखते हैं। यह अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो एक्सिस होती है जिसपे लोग परिपथ पे चलते हैं, एक प्रश्न ये बनता है, आपको बहुविकल्पी में भी बनेगा, लिखने को भी आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है। तब आप इसको मुझे बताएंगे, चूज भी करने को आएगा कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बेंड है, 23.5 डिग्री झुकी है, बेंड है, जिससे ऋतु परिवर्तन, जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, हर 6 महीने पर ठंडी आती, पतझड़ आता है, गर्मी आती, सब कुछ क्यों होता है, इन्हीं के कारण होता है, जो ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई हैं। समझ में आ रही है कुछ बातें, क्लियर हो रहा है कि मैं बढ़ाती ही जा रही हूँ? ध्यान से सुनिए बातों को कि मैं आपको क्या क्या बात बोल रही हूँ। क्या मैंने बताया कि ये अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बढ़े आगे, इसी के साथ चलिए। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। जो सभी ग्रह रोटेशन अपने एक्सिस पे, जैसे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वैसे अपनी धुरी का भी तो चक्कर लगाते हैं, अपने अक्ष का। तो ये जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं चलती है, ऐसे चलती है, पश्चिम से पूर्व चलती है। मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, कि ये अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाती है राउंड एंड राउंड, वो पश्चिम से पूर्व लगाती है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास एक प्राकृतिक सैटेलाइट है, और जितने भी उपग्रह हैं उनके पास भी है, अब तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी छोड़ी जाती है, लेकिन पृथ्वी जो है उसके पास एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास चंद्रमा है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। भूलना नहीं, जिनको नहीं पता है आज मेरे साथ पढ़ लें, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्लियर? बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी ग्रहों के बारे में मुझसे पढ़ा ना, सबसे बेस्ट ये है, बहुत बहुत अच्छा है। जहाँ पर हम रहते हैं, जिस ग्रह पर हम राज करते हैं, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। क्यों? सही कह रही हूँ ना? चलिए आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल भवन अमंगलकारी, ठीक है। ये मंगल ना कहने के लिए है, ग्रह है, साइंस की दुनिया में पढ़ो तो, लेकिन इतना भारी पड़ जाता है कभी कभी। जिसको देखो ये कहता है मंगल ग्रह, मंगल लगा हुआ है, मंगल भारी है उनका, शनि चढ़ा हुआ है, राहु है, केतु है, क्या क्या नहीं कहते हैं। कभी कभी तो लोग ये कह देते हैं कि मंगलवार का दिन ही उनके लिए अजीब है। वो उनकी अपनी सोच है, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब आओ जरा जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि मंगल है क्या। ये भी एक
ग्रह है, ये भी एक प्लेनेट है, खुद की लाइट प्रकाश कुछ नहीं होता है इनके पास, सूर्य का चक्कर लगाते हैं ये लोग। ठीक, देखो सबसे पहली बात, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आपसे एक प्रश्न बनेगा, मैं भी पूछूंगी, एग्जामिनर पूछेगा, पेपर पूछेगा कि सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो लाल है। तो आप कहेंगे मैम वो मंगल है क्यों, और मैं पूछूंगी अच्छा बताइए कि वो लाल क्यों है। तब आप ये कहेंगे कि उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से वो लाल लाल दिखाई देता है। आपको प्रश्न बना कि सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक ऐसा कौन सा ग्रह है जो लाल है, तो वो है कौन सा, मंगल है। क्यों लाल है ये भी प्रश्न बनता है, तो उसका एक ही ऑप्शन है, उत्तर है कि मंगल का रंग लाल जो है वो इस वजह से है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंस में पाई जाती है, इसी वजह से वो लाल है। समझ में आया? एक ग्रह नीला है तो एक ग्रह लाल है, क्या कॉम्बिनेशन है, देख पाया? तो ये जो इनके प्रेजेंस में है या इनके पास जो चीज़ ज़्यादा पाई जा रही है उसकी वजह से ये एक अलग पहचान भी बनाए जा रहे हैं कि मंगल ग्रह के बारे में पढ़ो वो अलग बातें हैं, और ये भी आप जानो कि लाल ग्रह है तो मंगल है और नीला ग्रह है तो पृथ्वी है। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी को तालमेल बैठाइए। आगे चलिए, लाल का रंग तो बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसके कि ये ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक जो ग्रह है ना इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें 95% CO2 पाई जाती है, 2 से 3% नाइट्रोजन पाया जाता है और 2% इसमें ऑर्गन गैस पाई जाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ये नाम अगर आप आज मेरे साथ यहाँ पे नहीं पढ़े और भूल गए तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आपको प्रश्न बनेगा, लिखने को अति लघु उत्तरी में आएगा कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह बताइए। तब फ्रेंड्स ये आपको उसमें फोबोस और डिमोस का नाम फोबोस और डिमोस का नाम लिखना होगा, आज ही याद कर लो। आपको ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है, लिखने को भी आ सकता है, इसलिए आप उसको 100% याद करिए। बहुत क्लियर, ये वाली बात तो थोड़ा कम भी पूछेगा लेकिन आपको ये ज़्यादा पूछेगा। देखिए यहाँ पर जो ये 2 से 3% नाइट्रोजन पाई गई है ना, इसकी वजह से थोड़ा मंगल पे ज़्यादा हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि शायद वहाँ पे जीवन की चांसेस मिले, क्योंकि इतना बड़ा ग्रह है तो हर जगह पे खोजना पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रयास में सारे साइंटिस्ट लगे हुए कि वहाँ पर अगर जीवन पाया जा सकता है तो बहुत अच्छा है, तो खोज जारी है फिलहाल के लिए। तो मंगल ग्रह की इतनी ही बात थी, जो कि 4 पॉइंट है मैंने आपको बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आप बिल्कुल मत भूलना, और ये वाला तो मोस्ट है, 101% है कि ये आपको पुराने पेपर में देखने को मिलेगा, और ये वाला भी पुराने पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे सीरीज में आप पढ़ के देख लो, आपको ये दोनों बातें वहाँ पर लाल रंग वाली भी और 2 उपग्रहों के नाम ये पूछी गई है। मैं गलत नहीं हूँ, आप आज ही इसको सीरीज को पलटिए और देखिए, आपको सीरीज में दिया गया है, पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़िए, चैलेंज है मेरा। चलो अब बात कर लेते हैं बृहस्पति, जुपिटर, ये क्या है। पहली बात इनके बारे में है कि आकार इनका जो शेप है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा विशाल विशाल ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सूर्य से दूरी की अगर रैंक की बात करते हैं ना तो ये 5वें स्थान पर है। सूर्य से इनका इतना डर है कि ये 5वें स्थान पर खड़े हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी कहाँ पे थी, 3rd पे थी। हम लोग चलो टॉप 3rd में तो आते हैं ग्रहों की लिस्ट पे, कितनी अच्छी बात है ना कि चाहे मान लीजिए हम लोग चलो 3rd पे तो आते हैं, ये ग्रह कहाँ पे आता है, 5वें पे आता है। तो थोड़ा इंट्रैक्टिंग वे में पढ़ो तो चीज़ें याद रहेंगी। क्लियर? यह पृथ्वी में लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। पृथ्वी से जो हमारा अर्थ है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये बृहस्पति जो है ना उससे 1300 गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है। संख्या में छोटा लग रहा है लेकिन आकार में बहुत बड़ा है। 1300 गुना बहुत होता है, तो 1300 गुना क्या है, ये बड़ा है। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह है इसके, 16 सैटेलाइट हैं इसमें, जिसमें से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। ये उपग्रह का नाम जैसे मंगल में फोबोस और डिमोस का बताया, कोई बच्चा नहीं भूलेगा, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, आएगा प्रश्न 100%। वैसे गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है, ये नाम आपको पूछ लेता है तो आपको टिक करना होगा कि बृहस्पति का है, लिखने को आ जाएगा तो लिखना होगा। और ये जो बृहस्पति ये पीले रंग की होती, मतलब बृहस्पति का जो रंग है ना वो पीला पीला होता है, समझना। पीले पीले कलर की बृहस्पति दिखती है, नीले नीले कलर का अर्थ दिखता है, लाल लाल कलर का जो है मंगल दिखता है। आपको प्रश्न बन जाएगा कि बृहस्पति के किसी एक उपग्रह का नाम लिखिए, तब आपको वहाँ पर लिखना होगा गैनीमेड। क्या है, गैनीमीड। फ्रेंड्स बहुत एनर्जी के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी पे लाइक बनता है। चलो लाइक करके आओ फटाफट, जिसने नहीं किया हो अभी तक, उन्हीं को कहा जा रहा है जो ना किया हो।
एनर्जी मेरी लग रही है तो चॉकलेट के स्वरूप में लाइक तो बनता ही है, क्यों। चलते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेशन पे, वो है हमारा शनि, जिसको कहते हैं सैटर्न। इनके बारे में जानते हैं। तो पहली विख्यात विशेषता इनके बारे में कि यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। मोटापे के हिसाब से देखोगे तो सबसे मोटा बृहस्पति, उसके बाद ये मोटे हैं। इसके चारों ओर ये जो ग्रह है ना, इसके राउंड एंड राउंड एक छल्ला है जिसको वलय कहते हैं, ज्योग्राफी की भाषा में वलय कहते हैं। इनमें एक छल्ला पाया जाता है जो इसकी प्रमुख पहचान होती। पहचानोगे कैसे, जैसे पृथ्वी नीली नीली है तो पहचान जाओगे, मंगल लाल लाल है पहचान जाओगे, पीला पीला बृहस्पति पहचान जाओगे, तो इनको भी तो पहचानो। तो इनके बगल ना राउंड एंड राउंड छल्ले लगे होंगे, जैसे वो वाली कैप नहीं आती, वो बच्चे पहनते हैं, ऐसे रहती है, उसके राउंड एंड राउंड ऐसे बना रहता है, सभी पहनते हैं, बच्चे ही क्यों, वो छाया वाली जो कैप आती है। तो वैसे ही जो ग्रह होता है वैसे गोल गोल होता है, और इसके राउंड एंड राउंड ऐसे करके, मतलब देखो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, ड्राइंग मेरी बड़ी बेकार है फिलहाल के लिए, बेकार नहीं कहेंगे, ये कुछ ऐसे रहता है, ये ऐसा रिंग, इसको वलय कहते हैं। तो यही इसकी विशेषता है, जब ये हम ऐसा कोई प्लैनेट देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये शनि है, क्योंकि उसमें जो है छल्ला और वलय बना हुआ है, तो पहचान के तौर पर ध्यान रखना होगा। अब आइए देखते हैं इनके बारे में। है यह काले रंग का ग्रह है, ठीक है। इनका जो एक बाहर से देखने का रूप है ना, थोड़ा काला काला सा, हल्का सा फेडेड है, ग्रे टाइप का जैसे। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष लगते हैं इसको, सूर्य का पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 29 साल लग जाते हैं। इसका घनत्व तो सबसे कम है, इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, या लगभग 30 गुना कम है। पृथ्वी से अगर कंपेरिजन करें तो 30 गुना कम है, 30 टाइम्स कम है। और ये ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। ये जो ग्रह है इसको लाल दानव भी, क्योंकि इस पर जो है लाल के लाल जैसे धब्बे धब्बे से कुछ पड़े हुए दिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेनली आपको जो ध्यान रखना है वो इनका जो ग्रह का आकार है वो, और जो ये वलय पाई जा रही है, ये दो से प्रश्न थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो ये बात रही शनि की, जो मैंने आपको बता दिया। वैसे शनि भगवान काले हैं, आपको पता ही है। चलिए, टाइटन इनका सबसे बड़ा उपग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटन इनका नाम बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे वॉच आती है टाइटन से, थोड़ा याद रखना कि सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आकार लगभग बुध के समान है, जितना बड़ा बुध है आकार में, उतना बड़ा टाइटन उपग्रह है। और टाइटन ऐसा उपग्रह है जिसमें वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। ये एक ऐसा उपग्रह है जिसमें एटमॉस्फेयर भी पाया गया है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी पाई गई है। तो आपको ये प्रश्न बन जाता है, लिखने को आ जाता है कि शनि ग्रह का एक उपग्रह का नाम बताइए, तो आपको वहाँ पर टाइटन का नाम लिखना होगा, या तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न दे देगा कि इसमें से शनि का ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह का उपग्रह कौन सा है, तब उसमें से आपको जो है टाइटन को चूज करना होगा। तो चूज करने वाला भी आ सकता है, लिखने वाला भी आ सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि कैसा वो बनाते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को। एक ग्रह और हो गया, 6 ग्रह अभी तक मैंने आपको टोटल 2 दिन की क्लासेस में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 7वां ग्रह जो है अरुण, उसके बारे में जान लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं वरुण की। तो पहला पॉइंट है कि यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, थर्ड रैंक पे है अपने आकार को लेके। सूर्य से दूरी में 7वां स्थान इसका है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्सल ने की थी। हर्सल 13 मार्च 1781 में। ये डेट अगर नहीं भी याद रहेगी तो थोड़ा ये नाम सर विलियम हर्सल का ये नाम याद रखिएगा। इनके नाम से बहुविकल्पी प्रश्न बना है 1-2 बार। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका जो रोटेशन होता है वो पूरब से पश्चिम होता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये हरे रंग का भी कुछ कुछ दिखाई देता है। इनमें जो है मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस का फुल फॉर्म याद है, CH4 होता है। तो ये मीथेन गैस की अधिकता के कारण जो है हरे रंग का भी दिखाई देता है। अरुण ग्रह शनि के तरह चारों ओर जो है इसके भी रिंग पाए, जैसे शनि को बताया कि ऐसे शनि का ग्रह होता है ना, तो उसके ऊपर ये रिंग पाई जाती है वलय, तो वैसे अरुण में भी पाए जाते हैं। और इनमें जो पाए जाते हैं चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम है, जो ये वलय रिंग पाया जा रहा है गोल गोल सा, उनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का सिंबल होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को मैथ फिजिक्स में आपको ध्यान है तो। अल्फा, बीटा, गामा, इन सबके सिंबल्स होते हैं। देखो अल्फा ये आपका वैसे बीटा करके होता है, ठीक है, गामा कई सारे होते हैं, एप्सिलॉन का कुछ ऐसे घुमा के होता है, ये ऐसे टाइप का, ई टाइप का ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इन सबके सिंबल्स भी होते हैं। ये अल्फा, बीटा, गामा से एक भी प्रश्न बना कि कहाँ पर, मतलब किस ग्रह में पाए जा रहे हैं, तो इनके जो ये वलय हैं, ये रिंग जो है गोल गोल सी, उनके नाम है ये, इसीलिए थोड़ा सा ये अलग है अदर से, ठीक है।
चलो 8वें पे आ जाओ, जो कि लास्ट वन है, जिसका नाम है वरुण। वरुण नेपच्यून, इनकी बात है तो ये ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी। तो जॉन गाले का नाम मत भूलिएगा। इन दोनों के देखिए, जितने भी आपको अभी तक मैंने प्रश्न बताए यहाँ पे, अभी तक जितना प्रश्न बनाया, किसी मैंने किसने खोज की और कब की, किसी को किसी भी ग्रह का नहीं बताया, सिर्फ 2 का बताया। तो इसका मतलब उसमें कुछ बात है ना, पूछा जा रहा है तभी तो मैं लेकर यहाँ पर आई हूँ। तो ये जॉन गाले का नाम मत भूलिएगा। यह सूर्य के मतलब सबसे दूर पे 8वीं रैंक इसको मिली है, 8वें स्थान पर ये है। यह सूर्य की परिक्रमा 166 समय वर्ष का समय लगता है, 166 साल लगता है इसको गोल गोल पूरा घूमने में। और यह पीले रंग का दिखाई देता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें वायुमंडल कोई भी चांसेस देखी गई है, वायुमंडल का भी कुछ प्रतिशत पाया गया है, जिसमें अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन, नाइट्रोजन गैस की भी अधिकता मिली हुई है। तो ये है वरुण नेपच्यून, जिसके बारे में हम जानते हैं ग्रहों के बारे में। 8 ग्रहों के बारे में मैंने पूरी डिटेल में आपको एक एक पॉइंट बताया, कैसा वो प्रश्न बहुविकल्पी बनेगा, कैसे अति लघुत्तरी लघुत्तरी बनेगा, वो सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर शेयर की और सबकी पूरी बात आपको मैंने क्लियर बताई। तो आई होप, मुझे सबको उम्मीद है कि आपने 8 ग्रह के बारे में जितना मेरे से अभी तक पढ़ा, आपको अपने बहुत सारे प्रश्न आपके सीरीज में देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रॉयड। प्रश्न आपको बनेगा कि ये क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, आइए छोटी सी डेफिनेशन जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। देखिए क्या कह रहा है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। आपको मैंने अभी तक क्या बताया है, ये जो मंगल ग्रह है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ये पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। आपको ये बात समझ में आई कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं या अवान्तर ग्रह भी कहलाते हैं। ये बहुत छोटी सी परिभाषा मैंने ली है, आपको हम इसका बड़ा भी बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही आपको और बता देती हूँ कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे कि मैम क्षुद्र ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, या अपने आकार में कह सकते हैं ग्रहों से छोटे होते हैं। ग्रहों का जो आकार है ये उनसे बहुत छोटे होते हैं और उल्का पिंड से बड़े, उल्का पिंड जो होता है उससे ये बड़े होते हैं, लेकिन ग्रह से छोटे होते हैं। और इनके बारे में ये कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी प्रश्न बनता है कि क्षुद्र ग्रह कैसे बनते हैं, तब आप ये लिखेंगे कि गैस और धूल के विशाल और घने बादल से जब हम जैसे सौरमंडल का निर्माण हो रहा है, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, तो उनमें जो छोटे छोटे धूल के, गैस के, पत्थर के छोटे छोटे, जैसे जैसे कोई चीज़ चिंगारी खाती है, 2 पत्थर को रगड़ो तो हल्का हल्का से चिंगारी खाता है, या कोई चीज़ लड़ाओ तो छोटा छोटा टुकड़ा निकलता है ना, छोटी छोटी गंदगी, धूल, जो पार्टिकल निकलते हैं, उनको ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करेगा तो छोटे छोटे गैस के या जो टुकड़े हैं पत्थरों के, आपको चक्र टूटते हुए तैरते रहते हैं, दिखते रहते हैं, उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये बहुत इनका जो शेप होता है वो आपको मैं इमेज के द्वारा दिखा दूंगी। इनका कोई भी शेप फिक्स्ड नहीं होता है, बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी दिखते हैं। ठीक है, पथरीले प्रकार का पत्थर है, एक प्रकार का पत्थर का छोटा छोटा धूल का और पत्थरों का बना हुआ, दोनों का मिश्रण रूप में बना हुआ एक गंदगी का टुकड़ा है, जो पथरीले हैं और बहुत छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये है क्षुद्र ग्रह। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरा लास्ट पॉइंट जो है उल्का पिंड, मेट्रॉइड जिसको कहते हैं, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉइड कहते हैं, इसको मेट्रॉइड कहते हैं इंग्लिश में। उल्का पिंड क्या होता है, तो ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के ग्रेविटेशन से आकर्षित होकर, मतलब अट्रैक्ट होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं भी चमकने लगते हैं। मतलब इनके बारे में ये कहा जाता है कि कभी कभी आकाश से, कभी कभी आपने एक जलती हुई रोशनी देखी है, तो कभी हम छत पर लेटते हैं या ऐसे ही टहलते हैं, तो हमने जो है आकाश से कभी कभी अपने अपने खुद भी जलती हुई एक रोशनी को एक साथ ऐसे अचानक से मतलब गिरते हुए देखा होगा, गोल सी आकृति, और वो दृश्य रहती है, बाद में वो हट जाती है। तो जिसको हम कभी कभी टूटा हुआ तारा कहते हैं कि टूटा हुआ तारा है, तो उसी को उल्का कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, इसको साधारण बोलचाल की भाषा में टूटा हुआ तारा कहते हैं या लूका भी कहते हैं। मैं लिख दे रही हूँ लूका, ध्यान रखिएगा, लूका, टूटा हुआ तारा, ये उल्का कहा जाता है। ये क्या होता है कि ये जैसे ये कहते हैं कि ये उल्का होते हैं, जब ये उल्का जलते हैं तो जलते हुए नीचे गिरते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं तो पृथ्वी पर जाकर पहुंचते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं नहीं पहुंचते हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे उल्कापिंड किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसा प्रश्न बनता है तो आप कहेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण से जलकर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जब ऊपर ये ग्रहों के साथ चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी का जो ऊपर ग्रह है उनके साथ इनका जब चक्कर वगैरह होता है तो बार बार बगल से गुजरने से कुछ ऐसे घर्षण निकलता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें कुछ चिंगारी टाइप का जैसे फेंकता है, कुछ इस तरीके का पदार्थ निकलता है। तो कभी कभी वो पृथ्वी पर आता है, कभी कभी नहीं आता है। ये एक प्रकार के चमकीले पिंड है जो कभी कभी रात को आग की एकदम लकीर से पतली सी एक ओर से दिखते हैं और ये टूटते हुए गिरते दिखाई दे रहे, तो टूटा हुआ तारा या लूका कहते हैं। ये सारी बातें इनके बारे में आपको जानने, एक प्रकार के कंकड़ कह सकते हैं, उबड़ खाबड़ कंकड़, ठीक है। इनको ये भी कहा जाता है, कोई इनका शेप नहीं होता है, इनके आप कभी जैसे देखोगे कुछ पथरीले कंकड़ होते हैं उसमें से छेद छेद सा बना रहता है, कुछ ऐसे ही अजीब टाइप के पिंड देखने को मिलते हैं। इमेज के तौर पर हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो आपको एस्ट्रॉयड और उल्का की इमेज भी लेकर दिखा देंगे, तो ज़्यादा चीज़ें आपको और समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं करती हूँ ओवर। आपका ये जो टॉपिक है हो गया ओवर। काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट भी है ज्योग्राफी, मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वास्तविकता में देखने को मिलती हैं, इसलिए बहुत बेस्ट है। मैंने आपको बताया, पूर्ण प्रयास अपना किया कि हर चीज़ समझाऊँ। कोई टॉपिक अगर रह गया होगा, आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बता देंगे। अभी इसमें ज्योग्राफी में और भी क्लासेस होगी, इतनी ही क्लास नहीं है, जैसा भी होगा सब बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।